जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑन एग्जाम जीके में। आज के इस वीडियो के माध्यम से आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब की गई थी? तो राइट ऑप्शन नंबर बी है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957-58 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? तो 1957-58 में की गई थी और वर्ष 2003 में यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ये भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका की गुफाएं हैं कहाँ? तो भारत के मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में स्थित हैं। कहाँ है? भारत के मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में स्थित हैं, ये ध्यान रखेंगे। और 2003 में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ जो कि एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वो जैन तीर्थंकर बना। तो वो कौन सा तीर्थंकर जैन बना? तो ये 23वें तीर्थंकर बने थे जैन धर्म के। ठीक है, और इनका प्रतीक चिन्ह जो कि सर्पफन था। सर्पफन इनका प्रतीक चिन्ह था। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर बहुत पूछे जाते हैं, तो नाम ध्यान रखेंगे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर जो कि ऋषभदेव या आदिनाथ थे, ध्यान रखेंगे। इनका प्रतीक जो कि वृषभ था। और जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर कौन हुए? तो ये महावीर स्वामी हुए हैं। महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें या आखिरी तीर्थंकर हुए हैं, ध्यान रखेंगे। राइट ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? ह्वेन सेंग, फाहियान, आइसिंग, ली क्यू। तो गुप्त काल के दौरान चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। किसके शासनकाल में आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? तैमूर, महमूद गजनबी, चंगेज खां या मोहम्मद गौरी। तो इनका सही कालानुक्रम चुनना है। सबसे पहले किसने शासन किया? तो सबसे पहले महमूद गजनवी ने किया। इनका शासनकाल जो कि 998 से लेकर 1030 ईस्वी तक रहा है। दूसरे नंबर पर मोहम्मद गौरी हैं, जिनका शासनकाल 1173 से लेकर 1206 दिल्ली सल्तनत की स्थापना तक रहा है। यानी कि पहले नंबर पर 2 है, फिर 4 है। तो 2, 4 वाले ऑप्शन बी में नहीं है, डी में भी नहीं है, तो ए और सी में। मोहम्मद गौरी के बाद चंगेज खान ने शासन किया। इनका शासनकाल जो कि 1206 से लेकर 1227 तक रहा। तो 3 किसमें? 2, 4, 3, 1। राइट ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? कहाँ हुआ था? हरियाणा में, जम्मू एवं कश्मीर में, पंजाब में या राजस्थान में? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 21 अप्रैल, डेट याद रखेंगे, कभी कभी डेट भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत जो कि हरियाणा में है, यहाँ पर हुआ था। राइट ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। और इसी युद्ध से ही मुगल काल की नींव पड़ी, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हैदराबाद के 4 मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 4 मीनार का निर्माण कुली कुतुबुद्दीन शाह ने करवाया था। कब करवाया था? 1591 में करवाया था, ये ध्यान रखेंगे। यह शहर में प्लेग के अंत को चिन्हित करता है, ये सही है। इसे 1591 मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था, ये भी सही पॉइंट है। यह उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर उन्मुख 4 भव्य मेहराबों पर बनाया गया है, ये भी सही है। मेहराब कमरों की 4 मंजिलों और मेहराबों की दीर्घा को सहारा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है और सभी पॉइंट सही हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? चंगेज खान, वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस या फिर सिकंदर? तो इनमें से क्रिस्टोफर कोलंबस जो कि भारत आना चाहता था, परंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था। राइट ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। अगला प्रश्न है, बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह के दौरान
मुगल सम्राट जो कि बहादुर शाह जफर था। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ठीक है। और 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल पूछे तो ये लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1857 के समय गवर्नर जनरल था। ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, दादा भाई नौरोजी या अबुल कलाम आज़ाद? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो कि बदरुद्दीन तैयब जी थे। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। इन्होंने 1887 जो कि मद्रास में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष रहे थे। ठीक है। और इसी अधिवेशन में पहली बार भारतीय भाषा तमिल में अभिभाषण हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। और पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, ये पहले पारसी अध्यक्ष भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। सही कथन का चयन कीजिए। निवेश गुणक एमपीसी के साथ धनात्मक रूप से संबंधित होता है। उपभोग फलन की प्रवणता एपीसी द्वारा इंगित की जाती है, न कि एमपीसी द्वारा। एमपीएस शून्य होने पर निवेश गुणक शून्य होता है, या एमपीसी को एमपीएस से गुणा करने पर 1 के बराबर मान प्राप्त होता है। तो इनमें से सही कथन जो कि ऑप्शन नंबर ए है कि निवेश गुणक एमपीसी के साथ धनात्मक रूप से संबंधित होता है। ठीक है। निवेश गुणक जो कि एमपीसी के साथ धनात्मक रूप से संबंधित होता है। निवेश गुणक से यह अर्थ होता है कि उस संख्या से जिसके द्वारा उत्पादन या आय में वृद्धि निवेश में वृद्धि से अधिक हो जाती है, इसे आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन के बीच के अनुपात के रूप में मापा जाता है और इसे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो राइट ऑप्शन ए इसका होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है? पुलिस, खेती, बैंक या सरकारी नौकरियां? तो इनमें से पुलिस, बैंक, सरकारी नौकरियां जो कि सभी संगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है, लेकिन खेती इनमें से असंगठित क्षेत्र का उदाहरण होता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 20 का होगा। असंगठित क्षेत्र वे सेक्टर होते हैं जो सरकार के साथ पंजीकृत नहीं होते हैं और जिसके रोजगार की शर्तें तय नहीं होती हैं। गांव में परंपरागत कार्य करने वालों के अलावा भूमिहीन किसान और छोटे किसान, शहरी दैनिक मजदूर आदि भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। राइट ऑप्शन 20 का होगा। पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना में, 6वीं पंचवर्षीय योजना में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में या 10वीं पंचवर्षीय योजना में? तो पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 में प्रारंभ की गई। ठीक है। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय शुरू की गई थी, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर पूछा गया कि पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई थी? तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। कई बार काल अवधि यानी कि समय अवधि पूछ लेता है, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1985 से लेकर 1990 तक इसका कार्यकाल रहा था, समय रहा था। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान का कार्य हर समय बैंकों को उधार देने के लिए तैयार रहना है और इसीलिए इसे अंतिम ऋणदाता, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है। भारतीय स्टेट बैंक को, भारतीय रिजर्व बैंक को, भारतीय संचित निधि को या फिर विश्व बैंक को? तो भारतीय रिजर्व बैंक को अंतिम ऋणदाता भी कहा जाता है। इसका कार्य हर समय बैंकों को उधार देने के लिए तैयार रहना होता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। कई बार भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना पूछी जाती है, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल की तारीख ध्यान रखेंगे, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। वह 1 जनवरी, ये भी तारीख याद रखेंगे, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है। और रिजर्व बैंक जो कि भारत का एक केंद्रीय बैंक है, इसका मुख्यालय अगर पूछे तो आरबीआई का मुख्यालय जो कि मुंबई में है। और वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में इसके गवर्नर जो कि शक्तिकांत दास हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, ये ध्यान रखेंगे। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 20 का होगा। एनईएफटी और आरटीजीएस यानी कि नेफ्ट और आरटीजीएस किसके साधन है? मुद्रा अंतरण के, वित्तीय नियंत्रण के
कर वसूली पर निगरानी के लिए, या जीएसटी को कार्यान्वित करने के लिए। तो आरटीजीएस का कई बार फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा गया है। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है आर फॉर रियल, टी फॉर टाइम, जी फॉर ग्रास, एस फॉर सेटलमेंट्स। और नेफ्ट का फुल फॉर्म तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, दोनों ही ऑनलाइन पेमेंट का जरिया होते हैं। इसके तहत आप अलग अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इन दोनों पेमेंट सिस्टम को आरबीआई के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, मुद्रा अंतरण, ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला है बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? थॉमस गोल्ड, अल-बरूनी, जॉर्ज लेमेत्रे या डॉक्टर एलन संडेस। तो बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी जॉर्ज लेमेत्रे, इनके द्वारा 1927 में ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, जिसे बिग बैंग सिद्धांत कहा गया। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है? 6 × 10⁻22 kg या 6 × 10⁻24 kg, 6 × 10⁻25 kg या 6 × 10⁻23 kg। तो पृथ्वी का द्रव्यमान जो कि 6 × 10⁻24 kg है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। किसी वस्तु का भार उस पर पड़ने वाले गुरुत्वीय बल से निर्धारित होता है और अलग अलग स्थानों पर एक ही वस्तु का अलग अलग भार होता है। अतः पृथ्वी का भार नहीं होता बल्कि इसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, अगर पृथ्वी का भार पूछे तो पृथ्वी का कोई भार नहीं होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है जो कि लगभग 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है। राइट ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। भूकंप वैज्ञानिक विद भूकंप की संभावना का अनुमान किसके आधार पर नहीं करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पृथ्वी के भीतर प्लेटों की हलचल के आधार पर करते हैं, इसके आधार पर। फाल्ट विकार जोन क्षेत्र के आधार पर, इसके आधार पर भी किया जाता है। क्षेत्र में उत्पन्न भूकंपों के इतिहास पर, इसके आधार पर भी भूकंप की संभावना का अनुमान किया जाता है। ग्रहों की स्थिति के आधार पर, तो ग्रहों की स्थिति के आधार पर कोई भी अनुमान नहीं लगाया जाता है कि भूकंप के बारे में, भूकंप वैज्ञानिक इसके बारे में कोई भी अनुमान नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? पाक जल डमरू मध्य, तो पाक जल डमरू मध्य जो कि भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। नॉर्वेजियन जल डमरू मध्य, विफोल्ट जल डमरू मध्य, बेरिंग जल डमरू मध्य। तो इनमें से आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जो कि बेरिंग जल डमरू मध्य जोड़ता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, पाक जो कि भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, पाक जल डमरू मध्य, वहीं ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है? तो गंगा नदी जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, ब्रह्मपुत्र नदी, राइन नदी। तो इनमें से डेन्यूब नदी जो कि सबसे ज़्यादा देशों से होकर गुजरती है, यह 10 देशों से होकर गुजरती है डेन्यूब नदी। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। भारत की मानक यामोत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है? मिर्ज़ापुर, कन्नौज, आगरा या जौनपुर। तो ये मिर्ज़ापुर या प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। भारत की मानक यामोत्तर या मानक देशांतर, जिसे पूर्वी देशांतर भी कहा जाता है, और भारत की मानक मध्याह्न रेखा जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है, यह प्रयागराज के निकट नैनी तथा मिर्ज़ापुर शहर के निकट से गुजरती है। इसे पूरे देश का मानक समय माना जाता है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? तो इनमें उत्तर प्रदेश राज्य है, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। ये 5 राज्यों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? उत्तराखंड, सिक्किम, तिब्बत या नेपाल। तो कैलाश पर्वत इनमें से तिब्बती क्षेत्र में स्थित है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। अगला प्रश्न है, नदी पर निर्मित हीराकुंड बांध उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच जल वितरण को लेकर विवाद के कारण चर्चाओं में था। महानदी पर, इंद्रावती पर, दामोदर पर या शंख नदी पर।
तो हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच जल वितरण को लेकर विवाद के कारण चर्चाओं में था और यह विश्व का सबसे बड़ा एवं लंबा बांध है। यह महानदी पर निर्मित है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। दामोदर घाटी निगम दामोदर वैली कॉरपोरेशन का संचालन कौन करता है? सीमेंट संयंत्रों, उर्वरक संयंत्रों, ताप विद्युत केंद्रों या कीटनाशक संयंत्रों। तो दामोदर घाटी निगम जो कि ताप विद्युत केंद्रों का संचालन करता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। अगला प्रश्न है, भारत में धान की फसल में पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा होता है? तो भारत में धान की फसल में पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार जो कि एकिनोफ्लोरा क्रुसगैली बर्नयार्ड ग्रास होता है। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। इसका उद्गम कहाँ से हुआ? तो इसका उद्गम जापान देश से माना जाता है। 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? सुभाष चंद्र बोस, विठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू या फिर भगत सिंह। तो विठल भाई पटेल जो कि एक भारतीय राजनीतिक नेता, स्वराज पार्टी के संस्थापक और सरदार पटेल के बड़े भाई थे। ठीक है, और विठल भाई पटेल को 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुना गया था। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल से, संविधान के संशोधन से, राष्ट्रपति पद के चुनाव से या हमारे देश की संघीय विशेषता से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 जो कि संविधान के संशोधन से संबंधित है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। इसको संविधान के भाग 20 के अंतर्गत रखा गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? भाग 5, भाग 3, भाग 6 या फिर भाग 4? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 20 का होगा। ठीक है, अनुच्छेद की बात करें तो इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 अनुच्छेद हैं इस भाग में, भाग 3 में। अगला प्रश्न है, निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है इसका गठन कौन करता है? राज्यपाल, संसद के प्रमुख, पूर्व राष्ट्रपति या संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो निर्वाचन मंडल जो कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है इसका गठन संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको संसद के दोनों सदनों जिनमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों एवं पुदुचेरी तथा दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें चुनाव करवाते हैं। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रतिवर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो ये गलत है। प्रति 2 वर्ष बाद होते हैं। प्रतिवर्ष इसके आधे सदस्य, ये भी गलत है। प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये कथन सही है। प्रत्येक दूसरे वर्ष, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, यानी कि प्रत्येक दूसरे साल इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हो जाते हैं। भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल, 28 साल, 24 साल या फिर 21 साल? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बननी है तो न्यूनतम आयु जो कि 25 साल होनी चाहिए। करेक्ट ऑप्शन ए इसका होगा। ठीक है, अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 साल होनी चाहिए। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि 30 साल होनी चाहिए, और मुख्यमंत्री या लोकसभा सदस्य बनने के लिए 21 साल होनी चाहिए, और ग्राम प्रधान बनने की आयु 21 साल होनी चाहिए। ठीक है, और मुख्यमंत्री लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 साल, ना कि 21 साल। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए 35 साल होनी चाहिए कम से कम आयु। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, मुख्यमंत्री या लोकसभा सदस्य, विधायक बनने के लिए 25 साल होनी चाहिए, या प्रधान बनने के लिए 21 साल की आयु होनी चाहिए। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री पूछा है, करेक्ट ऑप्शन ए इसका होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 243 जे
जो कि पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा से संबंधित है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अगर बात करें 243 ए के बारे में, तो इसमें ग्राम सभाओं का गठन है, ग्राम सभा के बारे में बात की गई है। ठीक है। 243 बी की बात करें तो इसमें पंचायतों का गठन है। 243 सी की बात करें तो इसमें पंचायतों की संरचना है। 243 जे की बात करें तो इसमें पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा है। और 243 के अनुच्छेद की बात करें तो इसमें पंचायतों के निर्वाचन संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। अगला प्रश्न है, भारत बांग्लादेश भूमि समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100वां संवैधानिक संशोधन विधेयक, जो कि 2015 में हुआ था। इसके तहत भारत और बांग्लादेश के बीच हुई भू सीमा संधि के लिए 100वां संशोधन किया गया था। इसके तहत दोनों देशों ने आपसी सहमति से कुछ भूभागों का आदान प्रदान किया। इस समझौते के तहत बांग्लादेश से भारत में शामिल लोगों को भारतीय नागरिकता भी दी गई। ये ध्यान रखेंगे। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। अगला, सूरज कुंड मेला, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो सूरज कुंड मेला, जो कि भारत के हरियाणा राज्य में आयोजित एक वार्षिक शिल्प मेला होता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका है। और यह 15 दिनों तक मेला चलता है। इसका प्रारंभ 1987 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव मनाया जाता है? तो तारपा महोत्सव, जो कि केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली में मनाया जाता है, यह एक आदिवासी नृत्य होता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। अगला है, मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? मिजोरम, तेलंगाना, गोवा या फिर झारखंड? तो मथुरी लोक नृत्य, जो कि तेलंगाना राज्य में प्रचलित है। करेक्ट ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। अब आपको बताना है खल्लम कहाँ का नृत्य है? तो खल्लम, जो कि मिजोरम का लोक नृत्य है। ठीक है। फुगड़ी कहाँ का है? तो फुगड़ी, जो कि गोवा का लोक नृत्य है। ठीक है। और छऊ नृत्य कहाँ का है? तो छऊ नृत्य, जो कि झारखंड का है। राइट ऑप्शन बी इसका होगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर, 2 अक्टूबर, 12 नवंबर या फिर 6 अक्टूबर? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, जो कि 14 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, 14 दिसंबर। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पूर्ववर्ती था? सेवाओं में व्यापार कर, सामान्य करार, व्यापार एवं शुल्क पर सामान्य करार, गैट जिसे कहा जाता है, बहुपक्षीय व्यापार अनुबंध या बौद्धिक संपदा अधिकारों पर सामान्य कर? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, व्यापार एवं शुल्क पर सामान्य कर, गैट जिसे कहा जाता है। ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय, जो कि जिनेवा में है। ठीक है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में इसमें 164 देश सदस्य हैं। ये ध्यान रखेंगे। अगला है, पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था? तो शीतकालीन खेलों का पहला संस्करण, जो कि 1924 में फ्रांस के सैमोनिक्स में आयोजित किया गया था। भारत ने इस खेलों में 1964 में पहली बार हिस्सा लिया था। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। भारत की किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनकर इतिहास रचा है? पिंकी रानी, कविता गोयल, सरजू बाला देवी या फिर मैरी कॉम? तो मैरी कॉम, जिन्होंने 6 बार की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप रही हैं, और इनका संबंध मणिपुर राज्य से है। कहाँ से है? तो भारत के मणिपुर राज्य से ये रहने वाली हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीते हैं? माइकल फेल्प्स, लारिसा लेटिनिनी, मार्क रिस्प्स या ब्रिजिट फिशर? तो इनमें से ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जिन्होंने माइकल फेल्प्स ने जीते हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। इन्होंने कुल 28 पदक जीते हैं, जिनमें से 23 स्वर्ण पदक हैं, 3 रजत हैं और 2 कांस्य पदक हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस के रूप में, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को मनाया जाता है,
या प्रतिवर्ष 23 जनवरी को मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है पराक्रम दिवस। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ठीक है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कि स्वामी विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे और राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो ये राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास जी को मानते थे। पटाखा किस देश की मुद्रा है? मकाऊ, पनामा, लाओस या फिर मैक्सिको? तो पटाखा जो कि मकाऊ की मुद्रा है। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। पनामा की क्या मुद्रा है? तो पनामा की मुद्रा जो कि बालबोआ है, बालबोआ यहाँ की मुद्रा है, या यूएस डॉलर भी यहाँ चलता है। लाओस की मुद्रा किप है, ध्यान रखेंगे। और मैक्सिको की मुद्रा तो पीसो, मैक्सिको की मुद्रा है पीसो। प्रेरित विभवांतर की एक एसआई इकाई कौन सी है? वी, ए, एम ए या फिर एम वी? तो प्रेरित विभवांतर की इकाई एसआई इकाई जो कि वोल्ट है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। अगला प्रश्न है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? ऊष्मा, आर्द्रता, बल या फिर विकिरण? तो हाइग्रोमीटर से जो कि वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। और किसी वस्तु का अगर ताप मापना हो तो ये किससे मापा जाता है? तो ये थर्मामीटर से मापा जाता है। और द्रवों का घनत्व, तो द्रवों का घनत्व जो कि हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, द्रवों का घनत्व। और ऊष्मीय विकिरण जो कि बोलोमीटर से मापा जाता है, ऊष्मीय विकिरण। ये सभी मीटर आप लोग ध्यान रखेंगे। मुक्त रूप से गिरना केवल में संभव है? वातावरण में, वायु में, समुद्र में या फिर निर्वात में? तो निर्वात में कोई भी वस्तु मुक्त रूप से गिरती है क्योंकि वहाँ वस्तु पर घर्षण का प्रभाव नहीं होता। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? तो परमाणु के बारे में सही कथन कौन सा इनमें से नहीं है? तो दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, तो पहला ही यहाँ पर सही नहीं है। वे 10⁻⁻10 में m क्रम के प्रसरण होते हैं, सही है। परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं, ये भी सही है। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है। लेकिन किन्हीं भी दो तत्वों के परमाणु समान नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ दिया समान, तो ये सही होगा। राइट ऑप्शन ए है। समुद्र के पानी के अलवर्णीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीकों में से एक सी कौन है? निस्पंदन, आसवन, वाष्पीकरण या फिर संघनन? तो समुद्र के पानी के अलवर्णीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीक जो कि आसवन है। आसवन पृथक्करण की भौतिक विधि है। गैस से द्रव अवस्था के परिघटन को संघनन कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 20 का होगा आसवन। पिच ब्लेड किससे संबंधित है? रेडियम से, यूरेनियम से, थोरियम से या प्लूटोनियम से? तो पिंच ब्लेड जो कि यूरेनियम से संबंधित है। यह एक रेडियोधर्मी यूरेनियम खनिज और अयस्क है। यूरेनियम को रेडियो एक्टिव तत्व के रूप में भी जाना जाता है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है? किसके अंतर्गत मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है? आर्कनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एपियोलॉजी या साइनोलॉजी? तो आर्कनोलॉजी के अंतर्गत मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन किया जाता है। एपिकोलॉजी के अंतर्गत, तो एपिकोलॉजी के अंतर्गत मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। और साइनोलॉजी के अंतर्गत कुत्तों का अध्ययन किया जाता है। साइनोलॉजी के अंतर्गत कुत्तों का अध्ययन किया जाता है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। चलनी पट्टिकाएं सीव प्लेट्स में पाई जाती हैं। तो चलनी पट्टिकाएं जो कि फ्लोएम नली कोशिकाओं में पाई जाती हैं। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो जिसके अंतर्गत आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट कराया गया है। दोस्तों वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।